तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? होप आप सब बढ़िया होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और हम कर रहे थे आज की क्लास में उत्तराखंड के जो कंफ्यूजन वाली चीजें हैं, समस्याओं का समाधान, एक प्लेलिस्ट बनाई थी मैंने। उसमें जो उत्तराखंड की सेम सेम राइम वाली चीजें हैं, कंफ्यूजन वाली चीजें हैं, उनको हम सभी लोग एक सामने लिख रहे हैं और एक सामने याद कर रहे हैं। ये वो वाली चीज है मैं लिखवा रहा हूँ जो कि एग्जाम में आती है, और एग्जाम हॉल में अगर दिमाग ने थोड़ा सा भी ऊपर नीचे चूक कर दी तो आंसर पूरा गलत हो जाता है। तो उसको देखते हैं और क्या क्या हम सीख पाते हैं, उनको देखते हैं दोस्तों। दो क्वेश्चन आते हैं, दो अलग अलग है कि स्कीइंग हेतु फेमस, तो उत्तराखंड का कौन सा ऐसा बुग्याल है जो स्कीइंग हेतु फेमस है? तो ये वाला पॉइंट आप सब लोगों को पता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं कि कोई बोल पाएगा कि मुझे नहीं पता। मगर ऐसा क्वेश्चन आएगा कि स्कीइंग प्रशिक्षण हेतु प्रसिद्ध, प्रशिक्षण हेतु प्रसिद्ध, ये दोनों के दोनों पॉइंट्स अलग अलग है ना। या इसे ये भी कह सकते हैं आप लोग, स्कीइंग केंद्र। ठीक है, इसे क्या बोला जा सकता है? स्कीइंग केंद्र हेतु प्रसिद्ध। कि वो कौन सा ऐसा बुग्याल है हमारे उत्तराखंड का जो स्कीइंग केंद्र के लिए जाना जाता है, मतलब वहां पे स्कीइंग होती है, जो बर्फ में खेल होते हैं, तुमने देखा होगा स्कीइंग, तो आप सब लोगों को पता है। तो वो आंसर सब लोगों को पता है, वो होता है ओली बुग्याल। बट कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा स्कीइंग प्रशिक्षण के लिए, प्रशिक्षण बोले तो ट्रेनिंग सेंटर, स्कीइंग का जो ट्रेनिंग किया जाता है वो उत्तराखंड में, उसका सबसे अच्छा बुग्याल का जो उदाहरण होता है वो आता है दायरा बुग्याल। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। स्कीइंग प्रशिक्षण है तो बोलेगा, तो प्रशिक्षण में आपने बोलना है दायरा बुग्याल। क्या बोलना है आपने? दायरा बुग्याल। और मेरे दोस्तों, अगर स्कीइंग केंद्र बोलेगा, स्कीइंग कहाँ होती है, तो आपने बोलना है ओली बुग्याल। ये दोनों के दोनों प्रश्न अलग अलग है, इन दोनों प्रश्नों में आपको अंतर पता चला होगा, उम्मीद करता हूँ। अब हम थोड़ा सा देखते हैं ओली बुग्याल के बारे में। ओली बुग्याल कहाँ पे है भाई? जोशीमठ के सामने। अगर आप जोशीमठ जाओगे तो ओलीमठ भी जरूर, ओली भी जरूर जाओगे। और जोशीमठ खुद कहाँ आता है भाई? चमोली में आता है। जब ओली की बात हो रही है तो 1983 में ओली परियोजना की शुरुआत हुई थी। किसकी शुरुआत हुई थी? ओली परियोजना की शुरुआत हुई थी। और अगर मैं 10 साल बाद करूं 1993 में, तो यहाँ पे रज्जू मार्ग शुरू हुआ था, रोप वे। रोप मतलब होता है रस्सी, जो उड़न खटोला होते हैं, उसी के लिए रज्जू मार्ग भी कहा जाता है। रज्जू इज ए पर्यायवाची ऑफ रस्सी। ठीक है, ये ध्यान रखना। दाम भी रस्सी को कहा जाता है, दाम भी रस्सी को कहा जाता है। तो ध्यान रखें, रोप वे शुरू कब हुआ था ओली में? 1993 में। ओली परियोजना कब की है? 1983 की। ओली में आपको अंजनी माता मंदिर भी दिखेगा, ओली में आपको अंजनी माता मंदिर भी दिखेगा जो कि हनुमान जी की माता थी। ओली में आपको संजीवनी शिखर भी दिखेगा, संजीवनी शिखर भी दिखेगा, ये भी आपको ओली में दिखेगा। ओली से अगर आप ट्रैकिंग करके और ऊपर जाओ तो यहाँ पे लॉर्ड कर्जन भी आए थे। जोशीमठ ओली लॉर्ड कर्जन ने यहाँ की यात्रा करी थी, इसीलिए यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है करजन पास। क्या देखने के लिए मिलता है? करजन दर्रा या करजन पास। इस करजन दर्रा या करजन पास का असली नाम था कुंवारी पास। तो कभी क्वेश्चन आ जाएगा कुंवारी दर्रा कुंवारी पास कहाँ है, करजन दर्रा करजन पास कहाँ है, वो भी आप ओली जोशीमठ चमोली कर देना, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सी बातें हैं ओली के बारे में। बाकी दुनिया भर के क्वेश्चन हम रिवाइज कर सकते हैं, बट बेसिक बेसिक जितना मुझे याद आया मैंने बता दिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं दायरा बुग्याल की। दायरा बुग्याल है कहाँ? तो दायरा बुग्याल पड़ता है उत्तरकाशी में, ये बात सभी लोगों को पता है। दायरा बुग्याल विश्व के मानचित्र में देखने के लिए मिलता है, विश्व के पर्यटन मानचित्र पर। बहुत बड़ी बात है ये, विश्व के पर्यटन मानचित्र पर अगर दायरा बुग्याल को दर्शाने का श्रेय जाता है, तो ये पूरा का पूरा जो श्रेय जाता है ये जाता है चंद्रप्रभा एतवाल जी को। किसको जाता है? चंद्रप्रभा एतवाल जी। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, बहुत इजी क्वेश्चन है, अभी तो सब बच्चों को पता रहता है। बट फिर भी अगर क्वेश्चन आएगा दायरा बुग्याल को विश्व के मानचित्र पर या विश्व के पर्यटन मानचित्र पर किसकी कसमकस से दर्शाया गया था, तो वहां पे नाम आएगा, वो आएगा चंद्रप्रभा एतवाल जी का। चंद्रप्रभा एतवाल जी उत्तरकाशी की नहीं है, चंद्रप्रभा एतवाल जी का जो संबंध है वो पिथौरागढ़ जिले से है। दायरा बुग्याल उत्तरकाशी में है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। इसके अलावा दायरा बुग्याल जो जाना जाता है 15 अगस्त के आसपास, अगस्त के महीने में दायरा बुग्याल में मनाया जाता है अठूड़ी महोत्सव। कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? अठूड़ी महोत्सव। और आप लोगों को ये भी पॉइंट याद रखना है कि इसी को ही बटर फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बटर फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है।
या इसी के लिए बटर से आप ये भी बोल सकते हैं मक्खन की होली। क्या? मक्खन की होली के नाम से भी यहाँ पे जाना जाता है। जब मक्खन और बटर की बात हो रही है तो पूछा जाएगा किस भगवान को यह समर्पित होता है, तो कृष्ण भगवान को ये त्योहार समर्पित होता है। अगर आप इस क्षेत्र के हैं तो आप लोगों को ज्यादा पता होगा, और अगर आप इस क्षेत्र के नहीं है तो आप जरूर जाना यहाँ पे उत्तराखंड की जो यूनिक यूनिक चीजें हैं देखने के लिए। यहाँ पे लोग एक दूसरे को दही या दूध या दही की पिचकारी उड़ाते हैं, किसी पे दही दही वगैरह मलते हैं, मक्खन वगैरह मलते हैं। तो इस प्रकार की ये होली होती है, अठूड़ी महोत्सव, बटर फेस्टिवल, मक्खन की होली। कहाँ? दायरा बुग्याल में। अब भगवान कृष्ण को ये समर्पित होता है, ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। मक्खन से मुझे एक चीज याद आई है कि बीपीडीओ का आप अगर पुराना पेपर सॉल्व करोगे, बीपीडीओ के अगर आप पुराने पेपर सॉल्व करोगे तो वहां पे ये क्वेश्चन पेपर में आया था, नवनीत। नवनीत इज अ पर्यायवाची ऑफ मक्खन। नवनीत इज अ पर्यायवाची ऑफ मक्खन, घी, अमृत वगैरह वगैरह। तो ये ध्यान रखना, कहीं ऐसा ना हो कि हिंदी में दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो जाए, क्योंकि उत्तराखंड के पेपर में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, है ना। तो हम sorry, माफ करना। स्कीइंग केंद्र के लिए कौन सा बुग्याल जाना जा रहा है? ओली बुग्याल। और स्कीइंग प्रशिक्षण केंद्र के लिए कौन सा बुग्याल जाना जा रहा है? दायरा बुग्याल। बहुत क्वेश्चन आर अलग अलग, और आप उनको अलग अलग ही डील करना, ठीक है। बाकी मुझे ऐसे कुछ कमेंट आ रहे हैं कि सर आप अंग्रेजी में क्यों बात कर रहे हो, रियल वॉइस में बात करो। भाई मेरे को नहीं आती है अंग्रेजी, में नॉर्मली बात कर रहा हूँ। यूट्यूब में नया फीचर आ रखा है, आप ऑडियो में जाओ, सेटिंग में जाके ऑडियो में जाओगे तो जो भी मैं हिंदी में बोल रहा हूँ वो इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके दे दे रहा है। तो आपके फोन में अगर ये वाली सेटिंग हो रखी होगी तो आपको मैं अंग्रेजी में या एआई वॉइस में सुनाई दे रहा हूँ। बहुत सारे कमेंट आए थे कि सर आप एआई वॉइस यूज मत करो, सर आप अंग्रेजी में मत बोलो। भाई मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ जैसे मैं बोलता हूँ, मैं वैसे ही हूँ जैसे मैं बोल रहा हूँ। यूट्यूब अपडेट हो गया है, ठीक है। आप अंग्रेजी को हिंदी में सुन सकते हैं, हिंदी को अंग्रेजी में भी सुन सकते हैं, ठीक है। चलो मेरे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं बताता हूँ आपको वो है यूनेस्को। सर यूनेस्को में तो कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है, हाँ बिल्कुल बात सही है। मगर जब यूनेस्को के पॉइंट, यूनेस्को की धूर्त धरोहर और अमूर्त धरोहर, ये क्वेश्चन आता है कुछ, तो कौन कौन सी चीजें उत्तराखंड से यूनेस्को में शामिल है? खूब पूछा गया है। फूलों की घाटी कब? खूब पूछा गया है। रम्माण कब? खूब पूछा गया है। कुंभ मेला तो कन्या सैक के पेपर में भी आता है, प्रीवियस पूछे जाते हैं बार बार। तो यूनेस्को में कौन कौन शामिल है, जितना मेरे को अभी रिकॉल हो रहा है मैं वो सारी बातें आपको लिखा देता हूँ। अगर मैं सबसे पहले की बात करूं तो एक डेट आती है 1988। उसके बाद मैं बात करूं तो एक डेट आती 2005, ठीक है। मैं किसकी बात करूं? जस्ट मैं उसकी बात करूं कि जो जो चीजें यूनेस्को में शामिल हुई है, इसके अलावा मैं ज्यादा कुछ बातें बताऊंगा। एक और डेट आती है यूनेस्को की, वो आती 2008, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। एक और डेट आती है वो आती 2009, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। और एक और डेट आती 2017। ये देखते हैं, उत्तराखंड से यूनेस्को में काफी चीजों को शामिल किया गया है, जितनी चीजें मुझे रिकॉल हुई है। अगर इसके अलावा भी कुछ और चीज यूनेस्को में शामिल हुई होगी तो आप मुझे कमेंट करके बताना। ये चार पांच चीजें बार बार एग्जाम में पूछी जाती है कि कब किसको यूनेस्को में शामिल किया गया था, ओके। तो दोस्तों अगर मैं 2017 की बात करूं, ये एग्जाम में आ भी चुका है। 2017 में हरिद्वार के कुंभ मेले को 2017 में क्या किया गया था? यूनेस्को में शामिल किया गया था। ये पॉइंट आप याद रखना। शायद मुझे लगता है नेक्स्ट ईयर अर्ध कुंभ भी होने वाला है, ठीक है। बट फिलहाल ध्यान रखना, कुंभ मेले को यूनेस्को में कब शामिल किया गया? 2017। अगर मेरे भाइयों आपने यूके टीपीएलएससी के सारे प्रीवियस पेपर सॉल्व कर लिए तो आप एक सही डायरेक्शन में हो। अगर आपने कर लिए होंगे तो ये क्वेश्चन पेपर में आपको दिख गया होगा। अगर 2009 की मैं बात करूं तो 2009 में यूनेस्को में शामिल हुआ था रम्माण महोत्सव। और रम्माण महोत्सव तो आजकल की दृष्टि से भी करंट अफेयर में है। कल परसों के न्यूज़पेपर में भी आ रखा था कि आजकल ही रम्माण महोत्सव हो रहा है, मतलब ये मई चल रहा है। और मैं 27 तारीख को रात को इसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपको 28 तारीख की मॉर्निंग में दिख जाएगी क्लास। बट आजकल में ही या 30 तारीख से अप्रोक्सली मुझे पता नहीं है, बट इन दिनों में ही रम्माण महोत्सव होने वाला है, ठीक है। इस रम्माण महोत्सव को जो प्रसिद्ध किया है, इस रम्माण महोत्सव को जो प्रसिद्धि दिलाई है, वहां के लोकल के एक टीचर की इसमें बहुत बड़ी भागीदारी है। अदरवाइज रम्माण महोत्सव के बारे में आपको और हमको इतनी बातें पता नहीं चलती। उत्तराखंड का रम्माण के जैसे बहुत अच्छा अच्छा कल्चर अभी किसी कोने में छुपा हुआ है। उत्तराखंड के बहुत सारी कल्चर की चीजें, बहुत सारी यूनिक चीजें, बहुत सारी गुफाएं, बहुत सारे मंदिर, जिनकी रोचक रोचक कहानियां आपको और हमको पता नहीं है, क्योंकि अभी उनको किसी ने उजागर नहीं किया है। धीरे धीरे जब हम लोग जानकारी करेंगे, प्राप्त करेंगे, कोई बताएगा तो पता लगेगा, ठीक है। तो रम्माण को अगर फेमस करने की जो बात आती है, प्रसिद्धि दिलाने की जो बात आती है कि रम्माण को प्रसिद्धि किसने दिलाई है, तो यहाँ पे कुशाल सिंह भंडारी जी का नाम आता है, ठीक है। कुशाल सिंह भंडारी जी का नाम आता है।
इन्होंने ही रामायण को अंग्रेजी में अनुवाद करके थोड़ा दुनिया के सामने रखा था। ये कुशाल सिंह भंडारी, ये लोकल के एक टीचर है, ये पॉइंट आपको याद रखना। रामायण महोत्सव के बारे में अगर मैं कहानी सुनाने पे आऊं तो दुनिया भर की बातें मैं रामायण में बता सकता हूँ, और बहुत लंबी क्लास हो जाएगी तो मैं आगे क्लास कवर अप नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, फिलहाल मैं रामायण के बारे में ये बता रहा हूँ कि रामायण महोत्सव में बेसिकली 4 प्रकार के डांस होते हैं। ठीक है, मुख्यतः 4 प्रकार से ये बांटा जाता है। अब वो 4 प्रकार मुख्यतः कौन कौन से होंगे इन पे अगर मैं बात करूं, तो एक मैं बात करता हूँ, सॉरी माफ करना मुझे। मोर मुरेण मालमल, एक होता है कुरु जोगी, और एक कुछ और भी होता है वो याद नहीं आ रहा है। मालमल, मोर मुरे, कुरु जोगी, जैसे मुझे याद आएगा मैं लिख दूंगा। मालमल जो नृत्य होता है, ये मालमल क्या होता है इसको समझना है। इस प्रकार के डांस फॉर्म में ये नेपालियों के साथ जो इनके आक्रमण हुए थे, नेपाली लिखने से बड़ा गोरखा लिखता हूँ, गोरखा आक्रमण। ठीक है, गोरखा आक्रमण को यहाँ पे वो प्रदर्शित करते हैं। आपको पता है उत्तराखंड में चंद, गोरखा, पवार, अंग्रेज, जिसका भी बोलोगे आप, सबसे ज्यादा अत्याचार पूर्ण शासन गोरखाओं का रहा है। तो गोरखाओं ने बहुत ज्यादा अत्याचार किए थे, तो उनके साथ उनका कैसा कनेक्शन था, कैसा आक्रमण था, कैसा युद्ध नीति थी, तो माल मल करके वही दिखाना चाहते हैं। अगला होता है बनिया बनिया, बनिया बनिया। मोर मुरैन में इन लोगों को जो वहां दैनिक परेशानियां होती हैं, दैनिक परेशानियां, जिस क्षेत्र में ये रहते हैं उस क्षेत्र की दैनिक परेशानियों को इस प्रकार के चित्र में ये दिखाते हैं, इस प्रकार के डांस में दिखाते हैं मोर मुरैन। दैनिक परेशानियां बोले तो ये इस कंडीशन में रहते हैं। महिलाएं जंगल जाती होगी घास लकड़ी के लिए, पुरुष गाय भैंस चराने के लिए जाते होंगे, तो जंगली जानवरों के जो आक्रमण होते हैं, डेली प्रॉब्लम्स जो उनको फेस करनी पड़ती है, इस डांस के थ्रू वो अपने उन भावनाओं को जाहिर करते हैं। कुरु जोगी, कुरु एक कूरा होता है जो कपड़ों पे चिपक जाता है गाँव में, जब हम गाय चराने जाते थे गाँव में। ठीक है, वो कोरोना के जैसे होता है, इसमें गोल गोल, और कोरोना के जैसे उस पर कांटे कांटे होते हैं। जब हम कभी छोटे थे गाय चराने जाते थे तो बड़े भाई लोग 4-5 तोड़ते थे और मुंडी में चिपका के बालों में फंसा देते थे ऐसे, तो बालों के अंदर फंस जाते हैं। जब तक वो हरा रहता है तब तक वो इतना यूजफुल नहीं होता है, पर जब वो सूख जाता है उसके बाद ऐसे चिपकता है तो निकलता नहीं है, कपड़ों पे चिपक जाता है। तो ऐसी एक मुख्य पात्र होता है इनका, जो अपने शरीर में बोरे टाइप के कपड़े पहनता है और अपने पास कूरे चिपकाए रहते उसने, और फिर लोगों पे वो कूरे फेंकता है, बच्चे भागते हैं इधर उधर, खुशी का माहौल होता है। तो ये वाला जो डांस होता है इनका, ये हास्यप्रद होता है। क्वेश्चन आएगा हास्यप्रद डांस कौन है, तो कुरु जोगी, जोकर। अब बढ़िया बढ़िया, इसमें एक शब्द आ रहा है बढ़िया। अगर आपने तत्सम तद्भव पढ़े होंगे मुझसे, तो अणा विल बी चेंज इनटू ना, बढ़िया, तो बढ़िया से होता है बनिया। ठीक है, वणिया का क्या बन जाता बनिया। ठीक है, या वणिक का क्या बन जाता बनिया। ठीक है, तो ये बढ़िया शब्द है। बढ़िया क्या करते व्यापार, और ये लोग जो व्यापार करते थे तिब्बत से व्यापार करते थे, तो तिब्बत से इनके क्या रिलेशन रहे हैं उनको ये इस युद्ध में, इस डांस फॉर्म में दिखाना चाहते हैं। रामायण महोत्सव को 2009 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। इसको प्रसिद्धि दिलाई थी कुशाल सिंह भंडारी जी ने। इसमें 4 अलग अलग प्रकार के डांस किए जाते हैं, और हर एक डांस में एक मैसेज दिया जाता है। क्या क्या मैसेज दिए जाते हैं वो मैंने बता दिए। इसके अलावा रामायण में 2 प्रकार के मुखौटे होते हैं, है ना, ध्यो पातर और खत्यारी पातर। रामायण में जो सैतूत होता है, कीमू होता है, उस पेड़ के मुकुटो बनाए जाते हैं। दुनिया भर के क्वेश्चन रामायण से आते हैं, और जहां तक मुझे याद आ रहा है रिसेंट पेपर में भी रामायण से कुछ क्वेश्चन आया था, सम संख्या विषम संख्या वाला। ठीक है, तो अगर उसी के बारे में बताऊंगा तो मैं आगे नहीं पहुंच पाऊंगा, बट इतनी बेसिक जानकारी इनफ है। इसके अलावा मैंने पढ़ाया भी होगा, ये नहीं पढ़ाया होगा तो ऑफलाइन पढ़ाया जरूर होगा। 2008 की मैं बात करूं, 2008 क्या याद आ रहा है मुझे, हाँ, 2008 में रामायण महोत्सव में शामिल किया गया था पौड़ी रामलीला। ठीक है, पौड़ी में प्राचीन काल से रामलीला बड़ी फेमस है। पौड़ी में रामलीला करते, रामलीला आपके गांव में भी होता होगा ना, हर सीजन में रामलीला होते हैं गांव में, हमारे यहाँ भी हर जगह रामलीला होता है। बट पौड़ी की रामलीला 1897 से काफी यूनिक है, तब से शुरू की गई है। टाइम टाइम पे उसमें एक एक से डेट इंक्लूड होती है। 2008 में पौड़ी की रामलीला को यूनेस्को में शामिल कर दिया गया है। ये प्योर गढ़वाली में रामलीला खेली जाती है। ठीक है, तो पौड़ी की रामलीला कभी आपको अटेंड करने का मौका मिला तो जरूर आप करना। बिल्कुल गढ़वाली में रामलीला खेलते हैं, और इतनी फेमस है कि यूनेस्को में भी उसे नाम मिला है, जगह मिला है। 2005, ये तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। और 2005 बात होती है किसकी, वैली ऑफ फ्लावर की, है ना। अंग्रेजी में तो लिख दिया पर लिख पाऊंगा मैं, वैली ऑफ फ्लावर।
ठीक है। वैली ऑफ फ्लावर को 2005 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। और अगर वैली ऑफ फ्लावर की बात करें तो ये नेशनल पार्क 1982 में बना था। और वैली ऑफ फ्लावर का क्षेत्रफल की मैं बात करूं तो 87.5 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्या है, क्षेत्रफल। नेशनल पार्क कब बना और इसका एरिया कितना है, ये बात आपको पता होनी चाहिए हर एक नेशनल पार्क के बारे में। हर बार नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से क्वेश्चन बनता है। इस बार कनी सैग में भी बना था नंदौर से रिलेटेड क्वेश्चन। 1988 की मैं बात करूं जो पहली बार शामिल किया गया था, तो वो किया गया था नंदा देवी नेशनल पार्क को। किसको? नंदा देवी नेशनल पार्क को शामिल किया गया था। और नंदा देवी नेशनल पार्क कब बना था, तो ये बना था 1982 में। और नंदा देवी नेशनल पार्क का भी कुछ एरिया है क्या, तो इसका एरिया होगा 624 किलोमीटर स्क्वायर। बाकी फूलों की घाटी पे अगर चिल्लाने पे आऊं बताने पे आऊं तो फूलों की घाटी का पूरा 1 घंटे का लेक्चर हो जाएगा। ब्रह्मांड का भी पूरा 1 घंटे का लेक्चर हो जाएगा। अभी मुझे बेसिक बातें बतानी थी कि ये कुछ वो चीजें हैं जिनको उत्तराखंड से यूनेस्को में शामिल किया गया है, कब किया गया है, और उनके बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए था आपको वो मैंने दे दी है। हो सकता है मेरे भाइयों कि इसके अलावा भी और कोई चीजें होंगी जिनको यूनेस्को में शामिल किया गया है, तो आप कमेंट करके देख देना, पिन कर देंगे उसे और भी उसे नोट डाउन कर देंगे। पर जितना मुझे याद आ रहा है मैंने उतनी बातें आपको। किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होगी आप लोगों को? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। और क्या क्वेश्चन लिखोगे? बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें। और क्वेश्चन आता है पर्वतीय फल बाजार। क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है विविध फल बाजार, विविध फल बाजार, ये भी आता ना। विविध फल बाजार अलग क्वेश्चन आता है और पर्वतीय फल बाजार अलग क्वेश्चन आता है। और एक और चीज आती है बाजार से, ठीक है। हाँ, फलों से रिलेटेड, वो है फल का, फलों उद्यानों का देश। फलों उद्यानों का देश, जैसे आर्चर कंट्री भी, आर्चर्ड कंट्री भी कुछ कहते हैं। तो फल फल से रिलेटेड ये चीजें आती है। फलों उद्यानों का देश का तो मैं एक क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। अब वो है फलों उद्यानों का देश, आर्चर्ड कंट्री बोला जाता है चौबटिया को। चलो एक क्वेश्चन तुमको भी दिया मेरे भाई, मेरे को ये बता देना चौबटिया गार्डन कब बना था। जब मैं आपको ब्रिटिश शासन उत्तराखंड में अंग्रेजों का इतिहास कुमाऊं कमिश्नर पढ़ाया होगा, तब मैंने आपको ये भी पढ़ाया होगा। ये जब मैंने इकोनॉमी में उत्तराखंड की खेती बाड़ी पढ़ाई होगी तब ये भी पढ़ा होगा चौबटिया गार्डन कब बना और कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन कब बना। ये अलग अलग क्वेश्चन है, आप कमेंट कर दोगे, मजा ही आ जाए। अगर विविध फल बाजार की मैं बात करूं तो विविध फल बाजार कहाँ है, तो विविध फल बाजार है जालना। ये पॉइंट आप याद रखना। और पर्वतीय फल बाजार की बात करूं मैं तो पर्वतीय फल बाजार पड़ता है भोपाली में। ठीक है, पर्वतीय फल बाजार पड़ता है भोपाली में। तो ये तीन चीजें थोड़ा कंफ्यूजन करती है फल फल से रिलेटेड, आप देख लेना। बाकी भुवाली के बारे में तो बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट है भाई, क्या ही बताऊं मैं इसके बारे में। यहाँ पे टीवी सेनेटोरियम भी है। टीवी सेनेटोरियम कहाँ पे है भाई? भुवाली में है। हाँ ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे मलेरिया शोध संस्थान, मलेरिया शोध संस्थान भी है यहीं पे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट करके ये लिख लेना, ये पेपर में आ चुका है। उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक अकादमी, उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक अकादमी, ये भी कहाँ पे है? भवाली में, ठीक है। बाकी इनमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है, फल फल से रिलेटेड है तो मैंने एक ही सामने लिख दिया है। उम्मीद करता हूँ कि उसे आप एक ही सामने याद करके याद भी कर लोगे। और क्या होगा मेरे भाई, कंफ्यूजन वाली चीजें जितना जितना मुझे याद आता मैं बता देता हूँ आपको। और क्या ही हो सकता है। एक आता है अल्मोड़ा कांग्रेस, है ना, सुना है क्या आप अल्मोड़ा कांग्रेस के बारे में? और एक आता है गढ़वाल कांग्रेस, गढ़वाल कांग्रेस। इसके अलावा एक आता है अल्मोड़ा डिबेटिंग क्लब। और एक आता है इसी का मिलता जुलता भाई, गढ़वाल डिबेटिंग क्लब। हाँ कि ना? ये सारी की सारी चीजें अलग अलग है। अगर मैं इन पे चर्चा करूं तो क्या चर्चा की जा सकती है मेरे भाई इस पे? गढ़वाल डिबेटिंग क्लब, मुझे जहां तक याद आ रहा है कहीं कहीं पे इसके अलग डेट भी मिल जाती है। 1885 में खड़क सिंह नेगी जी ने बनाया था। 1885 में खड़क सिंह नेगी। अल्मोड़ा डिबेटिंग क्लब के बारे में तो आपको मैं पत्रकारिता पढ़ाते समय पढ़ा चुका हूँ, जब हमने अल्मोड़ा अखबार को भी पढ़ा होगा, है ना, तो पत्रकारिता में आप लोगों को पढ़ा ही चुका हूँ। बट फिर भी देख लेते हैं इसे। अल्मोड़ा डिबेटिंग क्लब 1870 में
और यहाँ पे नाम आएगा बुद्धि बल्लभ पंत के द्वारा, है ना, यहाँ पे इनका नाम आता है। अगर मैं गढ़वाल कांग्रेस की बात करूं, गढ़वाल कांग्रेस की मैं बात करूं, तो गढ़वाल कांग्रेस बनी होगी 1918 में। और गढ़वाल कांग्रेस में दो नेताओं के नाम खूब आते हैं, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, ठीक है, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। और एक नाम आता है बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी। बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी के बारे में तो एक दिन मैं पूरी कहानी आपको सुनाया था, कैसे थे, कहाँ गए, पढ़ने के लिए गए, कैसे आए, क्या क्या काम किया, तो दोबारा बोलने उचित नहीं है। और अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा के बारे में भी मैं आपको बोल चुका हूँ। इन्होंने 1921 में कंकोड़ा खाल आंदोलन का लीडर थे, कंकोड़ा खाल आंदोलन के ये लीडर थे, आंदोलन के ये लीडर थे। जब उत्तराखंड में कुली बेगार का विरोध हो रहा था, तो ये भाई जी कहाँ से कर रहे थे विरोध, कंकोड़ा खाल चमोली से। और ये भाई जी कहाँ से कर रहे थे, मेरे गांव के पड़ोस में है, ये है चमेटा खाल, ठीक है। तो चमेटा खाल से 1921 में कुली बेगार का विरोध कौन कर रहा था, कुली बेगार का विरोध चमेटा खाल से कौन कर रहा था भाई साहब, बैरिस्टर मुकुंदी लाल। और 1921 में कुली बेगार का विरोध कंकोड़ा खाल से कौन कर रहा था भाई, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। ये भाई चमोली का है, तो ये चमोली से कर रहे थे विरोध, कंकोड़ा खाल से अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, चमेटा खाल से बैरिस्टर मुकुंदीलाल कुली बेगार का विरोध कर रहे थे, ठीक है। इन दोनों के प्रयासों से गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसके बाद ये वाला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट करके लिख लेना, 1919 कांग्रेस का अधिवेशन, 1919 कांग्रेस का अधिवेशन। और कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था अमृतसर में, वहां पर ये पार्टिसिपेट करने गए थे। तो 1919 कांग्रेस के अधिवेशन में भाग किसने लिया है, तो 1919 के कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में बैरिस्टर मुकुंदी लाल और अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने पार्टिसिपेट किया है। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा भी गया है और आगे भी पूछा जाएगा, क्योंकि 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, और जलियांवाला बाग हत्याकांड बहुत क्रूर घटना थी अंग्रेजों के द्वारा। तो इसलिए उसी साल 1919 में कांग्रेस का अधिवेशन भी अमृतसर में ही सुझाया गया था। तो वहां गढ़वाल से दो भाई भी भाग लेने गए थे उस कांग्रेस के अधिवेशन में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, इसे नेग्लेक्ट मत कर देना, ठीक है। बाकी इनके बारे में बताऊंगा। अनुसुईया देवी का मंदिर कहाँ पे है, मंडल घाटी में। मंडल घाटी को क्या कहते हैं, चेरा पूंजी कहते हैं। अनुसुईया देवी मंदिर से आप 1-1.5 किलोमीटर का ट्रैक करोगे तो वहीं पे अत्रि मुनि झरना या अत्रि मुनि का आश्रम है, बड़ा फेमस है, ध्यान रखना, ठीक है। अल्मोड़ा कांग्रेस की मैं बात करूं, तो अल्मोड़ा कांग्रेस की बात आई थी 1912 में। और इनका क्वेश्चन आता है, अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी, तो अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी किसे बोला जाता है, या मतलब ऐसा भी नहीं देगा कि अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी, वो इतना भी दे देगा कि अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ किसे कहते हैं, ठीक है। तो आप ऐसा मत समझना कुछ अलग। तो यह होगा हरगोविंद पंत जी, ठीक है, हरगोविंद पंत जी। ये सारे के सारे पंत अलग हैं, बुद्धि बल्लभ पंत, गोविंद बल्लभ पंत, हरगोविंद पंत, यहाँ तक कि जीबी पंत भी दो है, गोविंद बल्लभ पंत, गोविंद बल्लभ पंत, ये दो आदमी अलग अलग है। इस दिन इन पे भी अलग वीडियो बना दूंगे, सारे के सारे लोग अलग है, ठीक है। जैसे वो आता है सत्यासरण रतुड़ी, सत्यानारायण रतुड़ी, बहुत अलग अलग है ना। तो इन ध्यान रखना है भाई, अलग अलग लोग हैं। तो हरगोविंद पंत जी ने अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी या अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ इन्हें कहा जाता है, ठीक है। और संविधान की रीढ़ कहा जाता है अनुच्छेद 19 को, आर्टिकल 19 को संविधान की रीढ़ कहा जाता है। हरगोविंद पंत, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनका हरगोविंद पंत का, 1928 में बागेश्वर में, कहां पर, बागेश्वर में ब्राह्मणों द्वारा, बागेश्वर में ब्राह्मणों द्वारा हल न चलाने की प्रथा को तोड़ा था, ठीक है, हल न चलाने की प्रथा को तोड़ा था, प्रथा को तोड़ा। बहुत इंपॉर्टेंट करके लिख लेना ये पॉइंट। क्या हो रहा था कि 1928 से पहले उस क्षेत्र में ये मान्यताएं थी कि ब्राह्मण लोग हल नहीं चलाएंगे, तो ब्राह्मण लोग हल नहीं चलाते थे। तो 1928 में हरगोविंद पंत वो पहले व्यक्ति है जिन्होंने बोला क्या हुआ, ब्राह्मण हल नहीं चला सकता, तो इन्होंने ब्राह्मणों द्वारा हल न चलाने की प्रथा को तोड़ दिया था और खुद ही हल चलाना शुरू कर दिया था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई जी, इसे याद रख लेना। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आता है, 1942 में भारत में क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था, जिसे हम हिंदी में क्या बोलेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन में नजरबंद होने वाले पहले व्यक्ति, नजरबंद होने वाले पहले व्यक्ति, भारत छोड़ो आंदोलन में
नजरबंद होने वाले पहले व्यक्ति कौन है? तो हरगोविंद पंत ही है। ये वाला पॉइंट भी आपको याद रखना है। अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी किसे कहते हैं? हरगोविंद पंत को ही कहते हैं। ये वाला पॉइंट भी याद करना है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1928 में ब्राह्मणों द्वारा हल न चलाने की प्रथा को इन्होंने तोड़ दिया था। और हल चलाया कहाँ था? इन्होंने बागेश्वर में चलाया था। तो कुछ कुछ ये पॉइंट भी लगभग लगभग सेम आता है। भले आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होगा, ये नहीं बोलता मैं कि नहीं होगा, बट मैं कह रहा हूँ कि ये लगभग लगभग सेम वाली चीज है। थोड़ा चीजों को रिवाइज भी हो जाता है ना, चीजों को रिवाइज भी हो जाता है। और क्लास देखोगे तो कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मिल जाता है। एग्जाम हॉल में कुछ दिक्कतें कर सकती है चीजें, तो इनको हम एक सामने लिख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे जाते हैं। ये वाला पॉइंट जो मैं लिखा रहा हूँ, तो सीरियसली में सभी बच्चों को बहुत कंफ्यूजन करता है। हो सकता है कि आपको नहीं करेगा, आप टैलेंटेड होंगे, बट देख लीजिएगा। एक शब्द आता है मुंडा। ठीक है, मुंडा राजी जनजाति की, राजी जनजाति की भाषा है मुंडा। और अगर हम बात करेंगे मुनसा की, या मुनसा के रिलेटेड हम गुंडा बोलेंगे। ये तो फॉरेस्ट गार्ड के पेपर में भी आया था। ये भोटिया ट्राइब की, भोटिया जनजाति की शीतकालीन निवास स्थान है। बहुत आता ना पेपर में, शीतकालीन निवास। भोटिया ट्राइब्स आप लोगों को पता है अर्ध घुमंतु जनजाति है, कभी ऊपर कभी नीचे रहती है। गर्मियों के टाइम पे ये अपने पर्वतीय भागों में रहती है, जहां इनके असली घर है। मगर सर्दियों के टाइम पे पहाड़ों में बहुत ज्यादा बर्फ गिर जाती, बुग्याल पूरे बर्फ से ढक जाते हैं, तो इनकी भेड़ बकरियों के लिए चारा खत्म हो जाता है, तो ये मैदानी वाले भागों में आ जाते हैं प्रवास करके, ऋतु प्रवास करके। जब ये मैदानी भागों में आते हैं सर्दियों में, तो भोटिया जनजाति का शीतकालीन आवास सर्दियों में मैदानी भागों में क्या कहलाता है? मुनसाओ गुंडा। ठीक है, तो यहाँ मुंडा राजी जनजाति में भाषा है, और यहाँ पे ये क्या है? निवास स्थान। जब शीतकालीन की बात ही हो रही है, तो यहाँ पे मैं ये भी लिख देता हूँ, ये इनका ग्रीष्मकालीन आवास है। भोटिया ट्राइब्स का ग्रीष्मकालीन आवास क्या है, ये भी ध्यान रख। जब बात आवासी हो रही है, तो राजी जनजाति के आवास को रोतुड़ा कहते हैं। राजी जनजाति जंगलों में रहती है। राजी जनजाति सबसे जल्दी और सबसे छोटी जनसंख्या है, मतलब छोटी जनसंख्या वाली जनजाति है, सबसे तेजी से विलुप्त होने वाली जनजाति है, और ऑलमोस्ट सबसे छोटी भी यही जनजाति है। तो राजी जनजाति वर्तमान में तो नॉर्मल हो गए हैं, बट ये अगर पुराना इनका इतिहास देखेंगे, तो ये जंगलों में रहते थे। पुराना इनका इतिहास देखेंगे तो ये लोगों से इंटरफेयर कम ही करते थे, दूर दूर भागते थे। तो ये गुफाओं में रहते थे, जंगलों में, और जिन गुफाओं में ये लोग रहते थे उन्हें रौत्युड़ा कहा जाता था। तो राजी जनजाति की भाषा मुंडा है, और राजी जनजाति का निवास स्थान रौतुड़ा है। और इनका निवास स्थान क्या है, मैंने आप लोगों को बता दिया है क्या है क्या नहीं है। बहुत कंफ्यूजन करती है जनजातियां, क्योंकि जनजातियों से जब कोई भी क्वेश्चन आता है, तो ऑप्शन में वो पांचों जनजातियां चारों जनजातियां होती हैं। उनमें से एग्जैक्ट इन चीजों को क्लियर कर पाना कि किनका क्या है किनका क्या है, ये वाला पॉइंट आप लोगों को बहुत अच्छे से याद हो जाना चाहिए। ठीक है, जनजातियों में एक और पॉइंट कंफ्यूजन करेगा आपको। अगर बात करेंगे जाड़ की, अगर मैं बोलूं तो भोटिया जनजाति का प्रकार जो उत्तरकाशी में रहता है, या जादूंग वैली नेलांग वैली में रहता है। कल मेरी करंट अफेयर की क्लास में मैंने इनके बारे में पढ़ाया भी आप लोगों को। ठीक है, तो जाड़ एक टाइप से उत्तरकाशी में भोटियाओं का, जैसे चमोली में तोलचा मारचा रोंगपा कहते हैं, और पिथौरागढ़ में रंग या शौका कहते हैं। उत्तरकाशी में भोटिया ट्राइब्स को क्या कह रहे हैं? जाड़। मगर इसी जाड़ को अगर मैं थारू ट्राइब्स में देखूं, तो थारू में जाड़ शब्द यूज किया जाता है शराब के लिए। तो ये तो क्वेश्चन है ना, सच में ये बहुत परेशानी क्रिएट करते हैं। हो सकता है आपको ना करे, मैं सबके लिए नहीं बोलूंगा क्योंकि आप लोग मुझसे भी तेज हैं, बट फिर भी ध्यान ध्यान रखना भाई, इनको एक सामने लिख लेना। एक सॉरी सॉरी सॉरी, बहुत कंफ्यूजन है क्रिएट करते हैं, तो इनको एक सामने पढ़ लोगे आप, तो आपको मजा भी आएगा क्या है क्या नहीं। ठीक है, एक और क्वेश्चन इनसे जनजाति से, अगर मैं बोलूं जौनसारी, तो जौनसारियों का एक फेमस डांस फॉर्म होता है, उसका नाम है हारू। जौनसारी कौन सा नृत्य कर रहे हैं? हारू। अगर मैं बात करूं भोटिया का, तो भोटिया जनजाति भी एक नृत्य कर रही है, जिस नृत्य का नाम है पौड़ा। पौड़ा नृत्य कौन सी जनजाति कर रही है? भोटिया। अगर मैं बात करूं राजी जनजाति की, तो राजी जनजाति भी एक डांस कर रही है, जिसे रिंग डांस, या इसे थड़िया डांस कह सकते हैं। रिंग डांस किसके जैसा होता है? जैसे थड़िया डांस होता है गोले में, वैसे ही नाचते हैं। और क्या बच गया? भोटिया जौनसारी राजी।
बोक्साओं का तो कोई डांस होता नहीं है। थारू। और थारू की मैं बात करूं तो ये कौन सा नृत्य करती है? खिचड़ी नृत्य। जब ये होली वोली का त्योहार मनाते हैं तो खिचड़ी नृत्य करते हैं। तो कौन सी जनजाति कौन सा नृत्य करती है? यहाँ पे भी कभी एग्जामिनर आपको फंसाना चाहे तो आपने एक के सामने लिख दिया। बोक्सा जनजाति का स्पेशल कोई डांस नहीं है, या होगा तो मुझे नहीं पता है, या मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। कौन सी जनजाति कौन सा डांस करती है वो भी मैंने आपके सामने लिख दिया। और ये जनजाति वाला पॉइंट काफी हद तक परेशानी क्रिएट करता है एग्जाम हॉल में। उम्मीद करता हूँ कि आप इसे नोट डाउन कर लोगे और ये आपको एग्जाम हॉल में परेशानी नहीं करेगा कि पौड़ा नृत्य कौन सी जनजाति करती है, रिंग डांस कौन सी जनजाति करती है, खिचड़ी नृत्य कौन सी जनजाति करती है। ये कभी ये मिलाने के लिए आ जाता है। देखो, मुंडा, मुंसा, गुंडा, जाड़, जाड़, ये सब अलग अलग शब्द हैं और अलग अलग जाति में इनके, जनजाति में इनके अलग अलग मायने हैं। एग्जाम हॉल में जनजाति वाला टॉपिक आता ही आता है और ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है। होपफुली आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको नहीं करेगा। ठीक है। अगर क्लास पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कर देना। इनकेस अगर आप कमेंट करने की आदत नहीं है तो मत करो, बट लाइक तो जरूर कर देना। और हो सके तो कुछ हो गया आपके यार दोस्त पढ़ने वाले तो अपने यार दोस्तों को क्लास को शेयर जरूर कर देना। अगर आपको पसंद आता है, नहीं आता है तो कमियां बता देना, कमियों को सुधारने का प्रयास करूंगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद।